नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग पॉलिटी की लिस्टिंग को देखने का प्रयास कर रहे थे और इसमें कई सारे वीडियोस आपने पीछे भी देखे हैं। ये इसी का अगला पार्ट है और आज हमें देखना है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अंदर कौन कौन सी अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों में कौन से प्रावधान हैं, कौन से आर्टिकल उन्हें कवर करते हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे और इसीलिए बनी हुई है एक सारणी और उसके हैं 3 भाग। तो 3 भाग कौन कौन से हैं ये देखते हैं। देखिए, पहला जो पार्ट है इस सारणी का यानी टेबल का, उसमें नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है, इस प्रकार से। और सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वास्तु जो है वो बीच में दे रखी है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और लास्ट में है आर्टिकल्स कवर्ड यानी संबंधित जो अनुच्छेद हैं जो कि इसके अंतर्गत कवर होते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहले वाली जो अनुसूची है वो दिखाई दे रही है, प्रथम अनुसूची यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट शेड्यूल। और इसमें है क्या चीज़, तो इसमें जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, किस चीज़ का, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, अर्थात राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, ये वाला प्रावधान इसके अंतर्गत आता है। और उसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरीज हैं और उनके एक्सटेंट हैं, उनके नाम और उनकी जो सीमाएं हैं, मतलब एक्सटेंट का मतलब यहाँ सीमाओं से है, वो यहाँ पर दी हुई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी जो है, उनके नाम और उनकी सीमाओं का प्रावधान ये पहली अनुसूची में दिखाई देता है। और आर्टिकल कौन कौन सा कवर होता है, तो पहला और चौथा यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, आर्टिकल नंबर 1 और 4। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड शेड्यूल को देखिएगा, ये यहाँ पर है दूसरी अनुसूची। और इसमें परिलब्धियों पर भत्ते जो प्रोविजन है वो कौन कौन से हैं, परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित जो प्रावधान है वो यहाँ पर मिलते हैं। और ये किसके संबंध में बात की जा रही है, मतलब भत्ता मिल रहा है तो किसी पद पर आसीन व्यक्ति को मिलेगा। तो यहाँ नीचे कुछ पदों के नाम दिए हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति इसमें आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा गवर्नर ऑफ स्टेट्स भी इसमें आते हैं, इसके दायरे में आते हैं। यहाँ पर बात हमें सेकेंड शेड्यूल की करनी है। और उसके बाद देख रहे हैं आप कि इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी आते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हो रही है। राज्यसभा के जो सभापति, उपसभापति यानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, ये लोग भी इसमें कवर होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसके अतिरिक्त जो हाई कोर्ट के जज हैं अर्थात उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, वो भी इसमें आते हैं। और द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उनका भी प्रावधान या उससे भी संबंधित जो प्रावधान है। यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, परिलब्धियों पर भत्ते और विशेषाधिकार की। तो इनसे जुड़े हुए जो प्रावधान है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो इसमें आर्टिकल ढेर सारे आपको दिखेंगे, जिसमें आप देख लीजिए 59 है, 65 है, 75 है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे हैं। 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221, इस प्रकार से जो आर्टिकल हैं वो इसके अंतर्गत कवर होते हैं। इसके बाद थर्ड शेड्यूल को देखते हैं। तो जो थर्ड शेड्यूल है उसमें फॉर्म ऑफ ओथ्स ऑफ अफर्मेशन फॉर, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें विभिन्न जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा शपथ या जो प्रतिज्ञान का प्रारूप लिया जाता है, अपने पद पर आसीन होने से पहले शपथ लेते हैं, तो वो जो शपथ संबंधी प्रावधान है वो यहाँ पर दिखाई देता है। अब ये उम्मीदवार हैं कौन कौन से, तो उम्मीदवारों के नाम पहले यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि आर्टिकल कौन कौन सा है। देखिए, यूनियन मिनिस्टर्स यानी संघ के जो मंत्री हैं उनकी ओथ के बारे में। उसके अलावा देखा जाए तो संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी अर्थात द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। इसके बाद संसद के सदस्य, तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कैसे छूट जाएगा, तो ये तो इसमें रहेगा ही। इसके अतिरिक्त स्टेट मिनिस्टर्स और कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ये लोग भी इसके अंतर्गत इसके दायरे में आते हैं। और इसके बाद कुछ चीज़ें नीचे शेष हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के सदस्य भी, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी यानी जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। अब कौन कौन से आर्टिकल इसमें कवर होते हैं, तो आर्टिकल्स यहाँ ऊपर दे रखे हैं। इसमें 75 है, यहाँ बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219, ये आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। जो चौथी अनुसूची है वो यहाँ पर दे रखी है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, उसका एलोकेशन। और यहाँ पर आर्टिकल 4 और आर्टिकल नंबर 80 ये इसमें कवर होता है। ये है 4th शेड्यूल। इसके बाद 5th शेड्यूल को देखते हैं, यहाँ पर है। और इसमें किस तरह के प्रोविज़न है, तो अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं
वहाँ के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उपबंध या जो प्रोविज़न है वो दे रखे हैं। मतलब यहाँ पर जो शेड्यूल एरियाज़ हैं उनके बारे में बात हो रही है। और ये है 244 आर्टिकल जो कि यहाँ पर कवर होता है। इसके बाद 6th शेड्यूल को देखते हैं, और जो 6वीं अनुसूची या 6th शेड्यूल है उसमें अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो प्रोविज़न दिखाई देते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य जो हैं वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें उपबंध दिए हुए हैं। यहाँ पर हमने ओवरऑल देखा है, जो 5वीं अनुसूची है वहाँ पर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के जो उपबंध हैं वो सभी राज्यों पर लागू होते हैं, लेकिन जो पूर्वोत्तर वाले हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान आप अक्सर देखते हैं। तो ये जो राज्य हैं जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, सब पूर्वोत्तर में पड़ेंगे, तो इनके लिए अलग से है। और इसमें 244 तो कवर होता ही है, साथ में 275वां जो आर्टिकल है वो भी इसके दायरे में आता है। ये हमने देखा 6वीं अनुसूची को। उसके बाद जो 7वीं अनुसूची है उसको देखते हैं। और आप जानते हैं कि जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बटे हुए विषय हैं, संघ सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय होते हैं वो केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन होते हैं। राज्य सूची वाले राज्य सरकार के कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती में दोनों की हिस्सेदारी होती है। तो इनके बीच का संबंध ठीक ठाक बना रहे और ये आपस में तालमेल बैठाकर काम करते रहें, इसके लिए जो प्रावधान है वो आपको यहाँ पर 7वीं वाली में दिखाई देंगे। यहाँ शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, तो आप देख रहे हैं। संघ अनुसूची या संघ सूची जो है इसमें मूल रूप से, ध्यान दीजिएगा, मूल रूप से 97 विषय थे, 97, लेकिन फिलहाल कितने हैं इसमें बढ़ाया या घटाया जाता है, मतलब इसमें कमी और अधिकाई दोनों हो सकती है। तो पहले कितने थे 97, लेकिन फिलहाल कितने हैं तो 98। और राज्य सूची की अगर बात की जाए तो मूल रूप से इसमें 66 विषय थे, लेकिन फिलहाल 59 यानी कम हो गए, 59 हो गए। और समवर्ती सूची की अगर बात करें तो उसमें वृद्धि हुई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन फिलहाल 52 हो गए हैं। तो इन सभी के संदर्भ में, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के विषय में जो राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, यहीं पर तो अक्सर डिस्प्यूट होता है। मतलब राज्य के अधीन कौन सी शक्तियां हैं और केंद्र के अधीन कौन सी हैं, और जब एक दूसरे की शक्ति या एक दूसरे के शक्ति क्षेत्र में लोग इंटरफियर करते हैं तो विवाद खड़ा होता है। इसमें कोर्ट भी आकर इन्वॉल्व हो जाता है, खैर वो अलग चीज़ है। तो राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये वाला प्रावधान। और यहाँ जो आर्टिकल कवर होता है वो 246 है, जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची, और ये भाषाओं से जुड़ी हुई है, ये तो आप जानते ही हैं। तो संविधान कुछ भाषाओं को, कुछ भारतीय भाषाओं को जो कि यहाँ की धरोहर हैं, उनको मान्यता देता है। और मान्यता देने के कारण उन्हें संविधान के द्वारा यहाँ मान्यता प्राप्त भाषाओं के तौर पे हम देखते हैं वही चीज़ दी हुई है। कौन कौन सी भाषाएं हैं और कौन सी बाद में शामिल हुई हैं, कब शामिल हुई हैं, एक साथ कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, ये सब प्रश्न बनने का तरीका होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, मूल रूप से ये कितनी थी, 14 थी। ध्यान दीजिएगा, मूल रूप से इनकी संख्या 14 थी, लेकिन अभी कितनी है, 22, बढ़कर इनकी संख्या 22 हो गई है। भाषाएं हैं कौन सी, तो यहाँ भाषाओं के नाम आप एक क्रम से देख लीजिएगा। इसमें असमिया भाषा है, बांग्ला है, बोडो, डोगरी, गुजराती, इसके अलावा हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब जो भाषाएं हैं यहाँ तक, उर्दू भाषा तक, ये संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और तत्काल में इनकी संख्या 22 है। अब इसमें से जो सिंधी भाषा है, सिंधी को आपने पहले ही देख लिया है। सिंधी भाषा को 1967 में यानी 1967 में 21वां संशोधन संविधान में करके इस संविधान की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसके अंतर्गत शामिल किया गया। संविधान संशोधन कौन से नंबर का था, 21वें नंबर का था, और समय है 1967, तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको बाद में जोड़ा गया है। तो ये कब जुड़ी हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 का जो 71वां संशोधन था, ठीक है, उसके द्वारा जोड़ा गया है। कौन सी भाषाएं जो बाद में जुड़ी हैं उन्हीं से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, जो शुरुआत में एक साथ मौजूद थी उनसे प्रश्न बनने की संभावना उतनी नहीं होती है। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है ये 1992 का जो 71वां संशोधन था उससे जुड़ी हुई है। बोडो, डोगरी, इसके अलावा मैथिली, संथाली, ये जो भाषाएं हैं मिथिला क्षेत्र में जो बोली जाती है वो मैथिली भाषा है, और उसके अलावा संथाल परगना क्षेत्र, ये जो है यहाँ पे संथाली बोली जाती है। वैसे ही बोडो और डोगरी भी हैं। तो ये जो 4 भाषाएं हैं इनको 2003 में, बहुत बाद में जोड़ा गया है, 2003 में 92वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, और उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया। जैसे उड़ीसा से ओडिशा हो गया, वैसे ही यहाँ पे उड़िया भाषा का नाम बदल के ओडिया कर दिया गया। और ये नाम परिवर्तन कब हुआ है, सन 2011 में। तो कब क्या चीज़ें इसमें परिवर्तित हुई हैं या नई जुड़ी हैं, उससे संबंधित जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो 9वीं अनुसूची है वो आपको दिखाई दे रही है, और इसमें भूमि सुधार के बारे में जो प्रावधान है वो दिखते हैं। मतलब भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली का जो उन्मूलन था उससे संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित जो संसद के अधिनियम और विनिमय है, मतलब मूल रूप से 13 हैं।
यहाँ पर मूल संख्या कितनी थी और बाद में ये कितने हो गए हैं वो दोनों जानना आवश्यक है। तो मूल रूप से 13, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या देखिएगा जरा 282। और इस अनुसूची को पहले संशोधन, ये जो अनुसूची है इसको पहले संशोधन 1951 के द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इससे सम्मिलित कानूनों को इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। थोड़ा सा टेढ़ा वाक्य है, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर जो कानूनों का न्यायिक समीक्षा वाला मामला था उसमें उल्लंघन के आधार पे जो सम्मिलित कानून है उससे इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में, अब बाद में क्या होता है, तो वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था कि ये जो अनुसूची है, मतलब ये जो शेड्यूल है 9वें नंबर का, इसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उससे पहले के नहीं। असल में जो यहाँ पे न्यायिक समीक्षा का मामला होता है, मतलब पूरा रिव्यू का सिस्टम होता है, इसमें कई बार देखा जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थितियां पैदा होती। न्यायपालिका यहाँ जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करता है, तो इससे फिर बखेड़ा खड़ा होता है। तो यहाँ पर यह किया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो सम्मिलित कानून है उनको न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जा सकता है, और वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 9वीं अनुसूची को हमने देखा, और इससे संबंधित जो यहाँ अनुच्छेद है वो 31B है। इसके विषय में हमने पीछे चर्चा की है। उसके बाद 10वीं अनुसूची को देखते हैं। तो 10वीं अनुसूची यानी जो 10th शेड्यूल है उसमें अगर देखा जाए तो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरअर्हता के बारे में उपबंध इससे प्राप्त होते हैं। दल बदल विरोधी जो प्रावधान है वो यहाँ दिखाई देते हैं, और किसी को अर्हता मुक्त कर दिया जाए या अर्हता से वंचित कर दिया जाए, इसके जो प्रावधान है वो यहाँ पर दिखते हैं। और ये जो अनुसूची है, यहाँ देखिएगा, यह जो अनुसूची है इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है, और इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो 10th शेड्यूल है उसको दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के तौर पे इसे देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इससे संबंधित आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो 102 है और 191 है। इसके बाद 11th शेड्यूल, यहाँ पे 11वीं अनुसूची को आप देख रहे हैं, और इसमें पंचायत की शक्तियों का पूरा सिस्टम है, मतलब स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। और उसके बाद यहाँ पर 29 विषय दिखाई देते हैं। इसमें कितने विषय हैं, 29। और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ जो आर्टिकल कवर होते हैं उनको भी देख लीजिएगा, तो ये 243G है जो कि इसके दायरे में आता है। इसके बाद 12th जो शेड्यूल है, यानी 12वीं अनुसूची है, लास्ट वाली, उसको देख लेते हैं। तो जो 12वीं अनुसूची है इसमें अगर देखा जाए तो नगर पालिकाओं की शक्ति हमें दिखाई देती है, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात हो रही है। जैसे पीछे हमने पंचायतों का देखा ना, वैसे ही यहाँ पे 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिकाओं की शक्तियाँ हैं, प्राधिकार हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, यानी पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब यहाँ पे स्पेसिफाइज होती। और इसमें 18 विषय, कुल मिलाकर कितने विषय, 18। पीछे कितने थे, 29, यहाँ पर आपने देखा था। और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ जो आर्टिकल कवर होता है वो 243W है। यहाँ तक देखने के बाद अब इस टेबल को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वाले की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस, यानी संविधान के स्रोत। ये हम जानते हैं कि हमारा संविधान सर्वाधिक बृहद और लिखित संविधान है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं बन गया। इसमें बहुत सारे स्रोतों से, भिन्न भिन्न स्थानों से चीज़ों को लिया गया है, और उसके बाद उसे अपने देश के ढांचे के हिसाब से ढालकर एक कानूनी किताब के रूप में परिवर्तित किया गया है, जिसे कि हम संविधान के तौर पे जानते हैं। तो हमारे संविधान निर्माता ये कोई नकलची नहीं थे कि अलग अलग जगह से नकल कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। वो भिन्न भिन्न संविधानों का अध्ययन सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि जहाँ से जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण किया जाए। हम लोग भी जो महान लोग होते हैं या हमसे पहले जो किसी काम को किए हुए लोग होते हैं, उनके कार्यों से सीखते हैं, उनकी गलतियों से भी सीखते हैं, और यही सही तरीका है। तो वही हाल यहाँ भी था। तो कुल मिलाकर बोरो किया गया है बहुत सारी चीज़ों को, तो कहाँ से क्या लिया गया है ये देखने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें भारत शासन अधिनियम है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अनुच्छेद जो है या पूरा जो बेसिक ढांचा है, फाउंडेशन है, वो यहीं से ली गई। तो इसके बारे में देखिए, संघीय तंत्र यानी जो फेडरल स्कीम है, इसके अलावा ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, यहाँ आप देख लीजिए क्रम से, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, इतने सारे जो प्रावधान हैं वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे लिए गए। अब कुछ लोग यहाँ संदेह करते हैं कि कुछ जो प्रावधान हैं वो दूसरे वाले में भी मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो उस जो प्रावधान आपने देखे हैं कि एक साथ कई सारे में वैरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अन्य देशों के संविधानों में भी रहे होंगे, और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंतर्गत भी मौजूद थे। अब उसमें से जो अच्छी बातें थी या काम की बातें थी उनको ग्रहण किया गया। तो यहाँ आपने देखा इतनी सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। संघीय तंत्र का जो ढांचा है वो लिया गया है। उसके अलावा राज्यपाल का कार्यालय, नगर पालिका, माफ कीजिएगा, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग,
लोक सेवा आयोग का प्रावधान, इसके अतिरिक्त आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। इसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इससे तो पूरी फाउंडेशन ही क्रिएट की गई है। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से भी कुछ लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसके अलावा रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन जिसे आप कहते हैं, इसके अतिरिक्त लेजिस्लेटिव प्रोसीडर, ये नीचे आप देख रहे हैं यानी विधायी प्रक्रिया की बात हो रही है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। परमाधिकार लेख जो होता है वो वाला, इसके अतिरिक्त संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये सब जो चीज़ें हैं ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई। इसके बाद यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात कर लेते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यहाँ से भी काफ़ी कुछ लिया गया। तो इसमें सबसे पहले तो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये जो जुडिशियरी है इसको आज़ाद रखना आवश्यक है, इसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, और ये हर जो विषय है या पूरे देश के जितने भी मामले हैं उस पर न्याय करने की क्षमता रखती हो। ये सारे जो अधिकार हैं ये संविधान इसे देता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही उधार लिया गया है। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति का जो पद होता है उसके प्रावधान, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है वो वाला मामला भी ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इससे बचने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आयरलैंड के संविधान को देख लेते हैं। तो आयरलैंड के संविधान का जब नाम आता है तो सबसे पहले जो डीपीएसपी है वही दिमाग में घूमने लगता है। तो हाँ, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं या राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं उनको यहाँ से लिया गया है, यहाँ से उनकी प्रेरणा प्राप्त हुई है। उसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो भी यहीं से लिया गया है, और साथ ही साथ राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सारी चीज़ों का जो प्रावधान है ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। मतलब इसमें हम लोग देख रहे हैं नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद नीचे आप कैनेडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देख रहे हैं, यानी कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं उसमें फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। केंद्र जो है वो सशक्त है, केंद्र थोड़ा सा निरंकुश भी है कुछ मामलों में, वो राज्यों पर अपनी मनमानी या अपनी दादागिरी थोप सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बिखराव से बचा जा सके, क्योंकि भारत की जो आज़ादी से पहले की स्थिति थी वो बहुत ही फुटकर थी। मतलब देशी रियासतों का पूरा एक जाल था, और उसके अलावा सब बंटवारे और विभाजन की स्थितियों से जूझ रहे थे। तो ऐसे में आवश्यकता थी कि केंद्र को बहुत मजबूत बनाया जाए, नहीं तो अगर केंद्र मजबूत नहीं रहेगा तो पूरा जो सत्ता है या पूरा जो देश है वो बिखर सकता है। तो इसीलिए ऐसा किया गया है, केंद्र को थोड़ा अतिरिक्त पावर दी गई। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं उनको केंद्र में निहित होना, ये भी प्रावधान यहाँ से दिखाई देता है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब कनाडा के संविधान से बोरो किया गया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर देखा जाए तो वहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान लिया गया है। जो पीछे आपने 3 लिस्ट देखी हैं उसमें से जो समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट है उसके विषय में प्रावधान यहाँ से प्राप्त होते हैं। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, मतलब ट्रेड, कॉमर्स और जो इंटरकोर्स है उसके बारे में जो प्रावधान है या उसके जो फ्रीडम के प्रावधान है वो यहाँ से लिए गए हैं कनाडा के संविधान से, माफ़ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है विवाद की स्थिति में या मतभेद की स्थिति में, तो राष्ट्रपति से आयोजित करता है। और ये वाला जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे भी कुछ प्रेरणा ली गई है। यहाँ आप देख लीजिए, कुछ भी बचा नहीं है। जहाँ जहाँ संविधान मौजूद था या संवैधानिक सरकार थी या कुछ लिया जा सकता था, लेने योग्य था, वहाँ से हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया है। और इसीलिए ये बहुत बृहद संविधान है और बहुत दूरगामी सोच रखने वाला संविधान दिखाई देता है। यहाँ अगर देखा जाए तो जर्मनी का जो वाइजर कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात की जाए, माफ़ कीजिएगा वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बात की जाए, तो इसमें आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन का मामला होता है, यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, उसके प्रोविज़न यहाँ से लिए गए। इसके बाद सोवियत संघ पूर्ववर्ती, यानी यहाँ पर जो पहले का रूस था, जो कि अविभाजित रूस था, उसके संविधान से जो चीज़ें ली गई हैं उसमें मूल कर्तव्यों की प्रेरणा है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं वो आपने पीछे देखा, अभी यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है। और प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना जो है हमारी पहले ही बनी लेकिन बाद में उसमें कई सारे शब्द जुड़े हैं, तो प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसका जो आदर्श है वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा गया है। रशियन का मतलब यहाँ पे जो सोवियत का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे जोड़ा गया है, तत्काल का रूस नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस समय का जो रूस था उसकी बात की जा रही।
इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को आप देख रहे हैं, यानी फ्रांस का संविधान। तो यहाँ से रिपब्लिकन जो सिस्टम है, यानी गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जोड़े गए, यानी रिपब्लिक एंड द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फर्टेनिटी इन द परमेबल। इसके बाद साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देख लेते हैं। ये 10वें नंबर पे आप देख रहे हैं। तो साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अगर देखा जाए तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये सबसे पहला हम लोग देखते हैं, ये लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये जो 2 प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उससे लिए गए हैं। इसके बाद जापान के संविधान से भी कुछ लिया गया है। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी प्रोसीडर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये जो सिस्टम है ये जापान के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 1 से लेकर 395 नंबर तक ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं। हालांकि सबको रटने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक बार पढ़कर देख लेना चाहिए कि किसमें कौन से प्रावधान है। और जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे आपको 4 विकल्प मिलते हैं, तो उसमें से आप देखकर पहचान सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये पहला अनुच्छेद है, यानी नेम ऑफ टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसके बाद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य का आपको गठन करना है, निर्माण करना है, तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 2 में आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए और ये निरस्त हो गया था, रिपेल्ड है, तो इसके बारे में ये 2A है, या इसे आप 2 कह सकते हैं अनुच्छेद के तौर पे। इसके बाद तीसरे नंबर का जो अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 3, इसमें नए राज्यों के नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन। कहने का मतलब ये कि राज्य जब गठन होता है, उसका कोई भी राज्य बनता है तो पहले से बने हुए किसी राज्य से ही उसको अलग किया जाता है या फिर से उसका नाम परिवर्तित किया जाता है। कुल मिलाकर उसकी सीमाओं में परिवर्तन होता है, यही प्रावधान होता है। फिर नई जमीन तो खरीदी नहीं जाएगी, देश के पास जितनी जमीन है उतनी ही रहेगी। तो राज्यों के बीच में से ही टुकड़े तोड़कर नए राज्यों का गठन होता है। जैसे आंध्र से एक टुकड़ा निकालकर तेलंगाना बन गया, और कश्मीर जो पूरा एक राज्य था उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, लद्दाख को उससे अलग कर दिया गया। ऐसे सिस्टम चलते रहते हैं। तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो यहाँ पे है। उसके बाद चौथे नंबर का जो आर्टिकल है उसको देखा जाए तो इसमें पहली और चौथी जो अनुसूची है उसके संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और पौराणिक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई जो विधियां हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब इसके बाद जो नागरिकता वाला प्रावधान है, मतलब सिटीजनशिप की बात हो रही है, उससे संबंधित आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो 5वें नंबर का जो आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल नंबर 5, उसमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 6वें नंबर का जो इसमें आर्टिकल है उसे देखिएगा तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक, इसके बाद 7वें नंबर का जो आर्टिकल है उसको देखिएगा तो इसमें राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की ओर प्रव्रजन करने वाले जो व्यक्ति थे उनके लिए नागरिकता का अधिकार। पाकिस्तान से भारत में आने वाले और भारत से पाकिस्तान में जाने वाले दोनों की नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान है वो यहाँ पे 6वें और 7वें नंबर के आर्टिकल में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 8 को देखेंगे तो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। असल में नागरिकता का मामला थोड़ा पेचीदा होता है और अभी नागरिकता को लेकर अभी अच्छा खासा कोहराम मचा हुआ था। वो तो कोविड-19 में सब कुछ ढक गया है और सारी चीज़ें दबकर सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, नहीं तो नागरिकता वाला मामला एक विवाद की जड़ था। ठीक, तो इसमें अगर आप देखें तो भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति हैं उनके नागरिकता के अधिकार, यहाँ आप 8वें नंबर का इधर देख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। इसके बाद आगे देखते हैं 9वें नंबर का जो इसमें पॉइंट है, यानी आर्टिकल नंबर 9 है कुल मिलाकर। तो इसमें विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, मतलब भारत की नागरिकता आपके पास है और आपने क्या किया कि किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, वहाँ के नियमों का पालन करते हुए प्राप्त कर ली, तो यहाँ वाली आपकी नागरिकता स्वतः ही निरस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप दोनों नागरिकता लेकर नहीं चल सकते। अभी राहुल गांधी की नागरिकता पे बीजेपी ने जब चुनाव वाला मौसम चल रहा था तो उसमें अच्छा खासा बखेड़ा किया था। तो यहाँ आप देखिए 9वें नंबर का जो ये आर्टिकल है ये कहा गया, और उसी के बारे में यहाँ अंग्रेजी में भी है कि पर्सन्स वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, मतलब वो भारतीय नागरिक नहीं होंगे तब। और उसके बाद 10वें नंबर का जो आर्टिकल है उसमें नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, इससे संबंधित जो प्रावधान है वो दिखाई देते हैं। इसके बाद 11वें नंबर का आर्टिकल देखिएगा, ये क्रम से है, ये क्रम से इन्हें देखना भी है। तो आर्टिकल नंबर 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना या विनिमयन किया जाना। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। संसद जो है यहाँ पे लॉ के थ्रू ये पूरा जो सिस्टम है, मतलब यहाँ पे राइट ऑफ सिटीजनशिप है उसको रेगुलेट कर सकती है। और इसमें दिया हुआ है कि जो एक्विजिशन है
किस चीज़ का, सिटीजनशिप का, बाई 5 वेज। 5 आधार कौन कौन से हैं, उन आधारों को आपको याद रखना है, जिसमें कि जन्म के आधार पे है, यहाँ आप देख रहे हैं बाई बर्थ, इसके अलावा डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन, इसके अलावा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये सब जो यहाँ पे 5 रास्ते हैं, इनके द्वारा सिटीजनशिप के साथ ये प्रावधान किए जाते हैं। और उसके साथ साथ नागरिकता के ह्रास या नागरिकता के विलोपन के जो प्रावधान हैं, उसमें अगर देखा जाए तो उनके बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाई 3 वेज। कौन कौन से इसमें 3 मार्ग हो सकते हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं कि रेनुशिएशन है, इसके अलावा बाई टर्मिनेशन है और डिप्राइवेटेशन है। इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तो हमने नागरिकता के बारे में चर्चा की, यानी आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक। उसके बाद आप जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 11 के बाद क्या स्टार्ट होता है, तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं। एक क्रम से ये चलता रहता है और एक क्रम से अगर पढ़ा जाए तभी आनंद भी आता है। तो इसमें देखिए आर्टिकल नंबर 12 को देखा जाए, इसमें परिभाषा है। और परिभाषा किसकी है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा है। राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। वैसे राज्य सुनने में तो लगता है कि भाई जिलों का एक समूह है और उसमें पूरा जो प्रोविंस है उसमें एक हेड होता है जो कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे देखा जाता है, और राष्ट्रपति का जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो गवर्नर की हैसियत से होता है। तो ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली राज्य की या स्टेट की जो परिभाषा है वो क्या है। यहाँ पर राज्य शब्द जो है वो ये जो सामान्य हमारे प्रोविंस है वो वाला नहीं है। यहाँ पे राज्य शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। ठीक, तो डिफिनीशन ऑफ स्टेट ये आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत आता है, और इससे बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि निम्नलिखित में से राज्य के अंतर्गत या राज्य के भाग के तौर पर कौन कौन से आते हैं। तो आपको पता रहेगा तभी आप छांट पाएंगे। उसके बाद आर्टिकल नंबर 13 को देखिएगा, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं, यानी उन्हें कम करने वाली, छोटा करने वाली जो विधियां हैं, उसके प्रावधान आर्टिकल नंबर 13 में दिखाई देते हैं। उसके बाद विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सभी बराबर हैं, वो वाला जो प्रावधान है ये आर्टिकल नंबर 14 में है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 15 की अगर बात की जाए तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको पूरी तरह से टोटल बैन कर देना, और उसका प्रावधान यहाँ दिखाई देता है आर्टिकल नंबर 15 में, यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बाद 16वें नंबर के आर्टिकल को आप देखेंगे तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये वाला जो प्रावधान है वो यहाँ दिखाई देता है। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए रोजगार के लिए। उसके बाद प्रयास करके जिसकी जैसी योग्यता है वैसा रोजगार प्राप्त करेगा, लेकिन अवसर की समानता होनी चाहिए। उसके बाद अस्पृश्यता का अंत, ये आर्टिकल नंबर 17 है, गांधी जी का ये फेवरेट था। तो अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल नंबर 18 है, यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसके बाद आर्टिकल नंबर 19, यहाँ से अभिव्यक्ति की आज़ादी स्टार्ट होती है। तो वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी, और आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब इससे जुड़े हुए जो कुछ और अधिकार हैं उनको यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। और वही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में भी है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। यहाँ पे ETC का मतलब यह है कि इसका विस्तार ज़्यादा है, और विस्तार कितना है वो आप जानते हैं। इसके बाद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है, यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अपराध जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप मुजरिम नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, उसके बाद और मुजरिम जैसा बर्ताव भी नहीं किया जा सकता। हाँ, हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी कंडीशन है। यहाँ देखिए 21वें नंबर का आर्टिकल, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, इनसे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, तो इनसे आप सतर्क रहेंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 21 जो है, इसमें आप देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो विदेशी यानी फॉरेनर्स हैं उनको भी प्राप्त फंडामेंटल राइट। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ हमारे बारे में ही नहीं बल्कि जो विदेशी हैं उनके बारे में भी, मतलब मानव मात्र के बारे में सोचता है। तो यहाँ हमने 21वें तक देखा। 21वें के बाद जरा 21 क को देखिएगा, यानी 21A की बात हो रही है। तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, और ये भी जो है फंडामेंटल राइट है, और ये दोनों को प्राप्त है, यानी भारतीय नागरिक को भी मिला हुआ है और जो फॉरेनर्स हैं उनके पास भी होता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 22 को देखें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। बलात् श्रम और मानव के दुर्व्यापार का निषेध, मतलब मनुष्यों की खरीद फरोख्त और खरीद बेची का जो काम होता है उस पर निषेध लगाना, और उसके साथ साथ जो बलात् श्रम होता है यानी ज़बरदस्ती आपसे काम लिया जा रहा है, तो आप वहाँ पे आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो अधिकारों को संरक्षण देने के लिए ये फंडामेंटल राइट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि है आर्टिकल नंबर 22। माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल नंबर 23 की बात हो रही है, ये यहाँ पे है। असल में अंग्रेजी और हिंदी वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, तो यहाँ पे 23 हिंदी वाला है और 23 यहाँ पे नीचे अंग्रेजी वाला लिखा हुआ है, तो इसे ऊपर कर लीजिए। देखिए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। इसके बाद आर्टिकल नंबर 24 को देखते हैं।
यहाँ पे है कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। यहाँ पर जो मनुष्यों की खरीदी बेची का काम चलता था या दास बनाने वाला जो सिस्टम था उसको रोकने के लिए किया गया है। और साथ में जो फोर्स लेबर होता है, मतलब ज़बरदस्ती काम लिया जाता है, वो भी बच्चों से। कारखानों में बच्चों को मजदूर की हैसियत से रखा जाता है, और इसलिए रखा जाता है क्योंकि बच्चे सुनते हैं, वो आज्ञाकारी होते हैं, और उन्हें जो काम दिया जाएगा उसको पूरी जी जान से करेंगे, और प्लस उनकी बहुत सारी डिमांड भी नहीं होगी, नखरे नहीं दिखाएंगे, तो कम पैसा देकर उनसे ज़्यादा काम लिया जा सकता है। तो इसीलिए इनका शोषण भी खूब होता है। तो उन शोषण की जो चीज़ें होती हैं उसके खिलाफ यहाँ संरक्षण दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 25 को देखेंगे आप, तो इसमें अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मानने की जो स्वतंत्रता है वो संविधान के आर्टिकल्स के द्वारा दी गई है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। और प्रचार और आचरण करने की भी जो स्वतंत्रता है वो भी यहाँ पर मौजूद है, यानी आप अपने धर्म के हिसाब से आचरण कर सकते हैं, और हाँ अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, बशर्ते वो किसी के ऊपर थोपा न जाए। यहाँ आपने देखा आर्टिकल नंबर 25, और वो दिया हुआ है यहाँ अंग्रेजी में, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस, और बाकी हिस्सा नीचे है उसको भी देख लेते हैं, एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक, इसके बाद आर्टिकल नंबर 26 को यहाँ पहले हिंदी में ऊपर देखिएगा, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये जो प्रावधान है ये आर्टिकल नंबर 26 के अंतर्गत आता है, और उसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पर दे रखा है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इसके बाद आर्टिकल नंबर 27 को देखते हैं, अब इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आर्टिकल नंबर 27, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम टू, यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल नंबर 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसके बाद आर्टिकल नंबर 28 को देखें, निश्चित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद 29 नंबर का जो आर्टिकल है ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक आधार पे माइनॉरिटीज़ का यहाँ एक तरह से निर्णय होता है या पूरा फैसला होता है, तो धर्म के आधार पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हितों का संरक्षण होना आवश्यक है, उन्हें किसी तरह से पीड़ित न किया जाए या उनसे शोषण वाली गतिविधियाँ न हों। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आर्टिकल नंबर 30 आप देख पा रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकती हैं और उसका उन्हें पूरा अधिकार है, वो दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल नंबर 31 आप जानते हैं कि इसे निरस्त कर दिया गया है, रिपेल्ड कर दिया गया है। संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, ये वाला प्रावधान इसके अंतर्गत आता था। ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर होकर सामान्य जो अधिकार हैं उनकी कैटेगरी में चला गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ 31A है, और 31A को अगर आप देखें तो संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध की जाने वाली विधियों की जो यहाँ पे व्यावृत्ति है वो दिखाई देती है, यानी आर्टिकल 31A को आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद आर्टिकल 31B को देख लीजिएगा, यहाँ पे है 31B, यानी इसे आप देख रहे हैं 31 ख है। कुछ अधिनियमों और विनियमों का जो विधि मान्यकरण है वो यहाँ पर दिखाई देता है, मतलब 31 ख नंबर का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, यानी विधि के द्वारा जो मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है या मान्यकरण है वो यहाँ पर दिखता है। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन की बात हो रही है, और उसके बाद 31 ग को देखिएगा तो कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति दिखाई देती है। यहाँ आप देख रहे हैं सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद 31 घ को देखिएगा, 31 घ या आप इसे कह सकते हैं 31D, इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव, और ये भी रिपेल्ड है, मतलब इसे भी निरस्त कर दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, 31 यहाँ पे 31 घ की बात हो रही है, यानी 31D सेविंग ऑफ लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, और ये है रिपेल्ड। इसके बाद 32 को देखते हैं, ये तो 31 के ही सब लड़के बच्चे थे जो कि एक क्रम से दिखाई दे रहे थे। इसके बाद 32 को देखा जाए तो इसमें इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित कराने का उपचार, मतलब संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार होता है उसकी बात की जा रही है। और 32 को यहाँ पे आप देख सकते हैं रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट, मतलब उसमें रिट भी शामिल है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 32 क, मतलब 32 क या आप इसे कह सकते हैं 32A, इसमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो कार्यवाहियां हैं उसमें राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा, और ये जो आर्टिकल इसे आप देख रहे हैं ये निरस्त कर दिया गया है, मतलब रिपेल्ड है। इसके बारे में आपने देखा। इसके बाद 33 को देखते हैं, तो आर्टिकल नंबर 33 की अगर बात की जाए तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की जो संसद की शक्ति है, यानी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाइड द फंडामेंटल राइट्स इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एक्सेट्रा,
ये वाला जो प्रावधान है ये आर्टिकल नंबर 33 का है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 34 को देख लेते हैं। यहाँ पे है ये 34 यहाँ है और जो अंग्रेजी वाला है वो इस तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है यानी मिलिट्री रूल चल रहा है तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन लगता है और उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। जब मार्शल लॉ किसी भी एरिया में लगा हुआ हो तो उस मामले में जो उपबंध है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद 35 को देखा जाए, फंडामेंटल राइट्स पर तब पाबंदियाँ लगती हैं, निलंबन उनका होता है, उसमें से कुछ को तब भी यहाँ जारी रखा जाता है, बहाल रखते हैं। इसके बाद 35 को अगर देखा जाए तो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का जो विधान है वो यहाँ से दिखाई देता है, मतलब लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ तक हमने जो आर्टिकल देखे हैं वो फंडामेंटल राइट का पूरा ब्यौरा देते थे। इसके बाद आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट होते हैं डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य को कर्तव्य बोध कराने के उद्देश्य से इनका निर्माण हुआ है और ये राज्य की जो सरकार या राज्य का जो प्रशासन होता है उसके दिशा निर्देशन का भी काम करते हैं। दोनों में फ़र्क ये है, सबसे बड़ा अंतर ये है कि वो कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स, और ये वाले जो हैं ये अपने स्वविवेक से मान्यता प्राप्त करने के लिए माने जाते हैं, मतलब राज्य चाहे तो इन्हें प्रवर्तित कर सकता है, ना चाहे तो नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे 36 से स्टार्ट होगा और आगे तक चलेगा, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।